Hello students, here we are again with our chapter number 6, Poets and Pancakes. So this chapter is from Flamingo and we are going to start our chapter. Before starting, let's introduce something about Ashokamitran. Ashokamitran 1931, a Tamil writer, recounts his years at Gemini Studio in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. The Gemini Studio, located in Chennai, was set up in 1940. अशोकामित्रन, जिनका जन्म 1931 में हुआ, तमिल लेखक ही रहे हैं और जेमिनी स्टूडियो के साथ इन्होंने अपने उन ईयर्स को काउंट किया। इतनी उस टाइम को याद करते हैं जब ये जेमिनी स्टूडियो में हुआ करते थे। और माई ईयर्स विद बॉस, तो इन्होंने एक बुक लिखी है माई ईयर्स विद बॉस, जिसके अंदर इन्होंने दिखाया है कि कैसे मूवीज़ जो थी वो जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करती रही हैं भारत के अंदर। द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई वॉज सेट अप इन 1940। जेमिनी स्टूडियो जो कि चेन्नई के अंदर स्थित है, ये 1940 में स्थापित किया गया। इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। अब भारतीय जब फिल्में बननी शुरू हुई थी तो भारतीय फिल्मों के निर्माण के शुरुआती दिनों में ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग संस्था जो है मानी जाती थी। इट्स फाउंडर वॉज एस वसंत। इसके फाउंडर जो थे वो एस वसंत थे। द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। अशोकामित्रन की जो ड्यूटी थी वहाँ पर, या उनको जो काम मिला था, वो यही था कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स जो है उनको अपने पास रखते थे। वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर उनको कट करके एंड स्टोर देम इन फाइल्स, उनको फाइल में सहेजना होता था। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड। कई बार तो बहुत सारी जो करंट टॉपिक्स या वहाँ की जो चीज़ें थी या कोई जो सब्जेक्ट मिलता था उनको हाथ से भी लिखना पड़ता था। Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. हालांकि उनका काम इनसिग्निफिकेंट, इट मीन्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो उनका काम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग नहीं समझते थे कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ जेमिनी फैमिली। तो काम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं मानते थे, बट वो सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड थे, इसको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती थी। जितने भी जेमिनी फैमिली के अंदर मेंबर्स थे उनसे ज़्यादा इनके पास इंफॉर्मेशन थी। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, और नीचे जो दिया गया चैप्टर है वो एक पीस है, एक्सेप्ट इट मीन्स ये एक पार्ट है, एक पीस है जो कि माई ईयर्स विद बॉस से लिया गया है। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studio brought in truckloads. Greta Garbo must have used it, Miss Gohar must have used it, Vajayanti Mala must have also have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. Pancake was the brand name. अब Pancake जो था ये एक ब्रांड का नाम था। That Gemini Studio bought in truckloads, जो Gemini Studio के अंदर ट्रक भर भर के, मतलब ट्रकों के अंदर, इट मीन्स इतना ज़्यादा यूज़ होता था ये मटेरियल कि बहुत ज़्यादा जो लॉर्ड है वो लाया जाता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। अब ग्रेटा गार्बो अपने टाइम की एक फेमस एक्ट्रेस रही हैं, मिस गोहर, तो ये कहता है कि इन्होंने भी इसको यूज़ किया होगा। वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, वैजयंती माला ने भी इसको यूज़ किया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हार्ड ऑफ इट, लेकिन रति अग्निहोत्री ने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। इट वाज मेकअप का जो डिपार्टमेंट है ये लेडीज़ के लिए माना जाता है, तो इसलिए इन्होंने फेमस एक्ट्रेसेस को इसमें इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे जो पोइट्स एंड पैनकेक्स, जो इसका सबसे पहले जो आपने देखा होगा कि चैप्टर का जो नाम है कवि और पैनकेक्स, पैनकेक वैसे मालपुआ होता है बट यहाँ पर इसको लिया गया है कि ये एक मेकअप मटीरियल है, तो इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग जो है वो इसी से की है, पैनकेक से, कि ये एक मेकअप मटेरियल था जो कि वहाँ पे बहुत सारे एक्ट्रेसेस यूज़ करती थी, ठीक है, लेकिन एक्टर्स को उनके बारे में शायद नॉलेज भी नहीं होगी। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स। अब मेकअप डिपार्टमेंट जो जेमिनी स्टूडियो में हुआ करता था वो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ कर के एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर था जो कभी रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल अस्तबल हुआ करता था।
ए डजन अदर बिल्डिंग्स, तो दर्जनों भर जो दूसरी बिल्डिंग्स थी इन द सिटी, शहर के अंदर, आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, ये कहा जाता है कि वो भी उनका रेजिडेंस रही हैं, मीन्स रेजिडेंस लिविंग प्लेस जहाँ रहते थे वो। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मैड्रास, उनका जो ब्रीफ जीवन रहा है, इतने संक्षिप्त जीवन, थोड़े समय के लिए वो रहे थे और उससे भी कम समय के लिए उनका ठहराव रहा मद्रास के अंदर। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो कई जगह पर घूमे हैं, बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, और इसके अलावा उन्होंने कई असंभव लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं सुदूर कोनों के अंदर भारत में। एंड मैरिंग ए मेडन ए सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मैड्रास, और बाद में उन्होंने एक कन्या से शादी की सेंट मैरी चर्च में, जो कि सेंट जॉर्ज फोर्ट के अंदर है मद्रास में। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे स्टार्टिंग से इन्होंने लिया है कि फर्स्ट इन्होंने सबसे पहले बताया कि पैनकेक क्या है, अब ये बता रहा है कि मेकअप रूम कैसा हुआ करता था। तो ये जो कंप्लीट स्टोरी है ये जेमिनी स्टूडियो के बारे में है। जेमिनी स्टूडियो उस टाइम पे बहुत कम ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर स्टूडियोज़ थे, तो ये अपने टाइम का काफ़ी फेमस स्टूडियो रहा है, जो मूवीज़ जब बनती थी पुराने टाइम की बात है। अब इन्होंने इसकी हियरार्की होता है एक ऑर्डर कि सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन है, एक पोजीशन के साथ में, तो इसमें धीरे धीरे कंप्लीट हियरार्की यूज़ की है। राइटर बताते हैं कि सबसे पहले कि स्टूडियो कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, फर्स्ट नंबर पर कौन आता था, उसके बाद कौन है, और ऐसे धीरे धीरे इन्होंने कंप्लीट तरीके से अपने जेमिनी स्टूडियो के बारे में अपने दिनों को याद किया है कि जब ये वहाँ पर रहते थे तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता था, कौन सी चीज़ इनको समझ में नहीं आई थी और क्या ये अपने स्टूडियो के बारे में मिस करते थे। तो ये सेकेंड पैसेज जो हम कर रहे हैं, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून with lights at all angles around half a dozen large mirrors। अब जो मेकअप रूम था उसका जो लुक था, इट मीन्स को देखने पर वो ऐसा लगता था जैसे हेयर कटिंग सैलून हो, जहाँ पर बाल काटे जाते हों, और लाइट्स एट ऑल एंगल्स, और जिसके हर कोने में हर एंगल्स पर लाइट्स लगी हुई थी। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, और कम से कम 6 के आसपास जो है बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup। अब केमिकल से यूज्ड ये जो केमिकल जो incandescent lights, इट मीन्स जो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी करती थी, केमिकल्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो क्योंकि ऐसी रोशनी के अंदर जब इनका मेकअप होता था तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि fiery misery of those subjected to makeup, कि उन लोगों की कितनी दयनीय स्थिति हो जाती थी, मिजरी, जिनका मेकअप किया जाता था। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई ए बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। मेकअप डिपार्टमेंट सबसे पहले उनके जो हेड बने थे वो एक बंगाली थे, जो बाद में अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गए कि स्टूडियो उनको छोटा लगा एंड लेफ्ट, और वो चले गए। ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाई धारवाड़ कन्नडिगा। इसके बाद एक महाराष्ट्र से आए जिनके असिस्टेंट धारवाड़ कन्नड़ से थे, एंड आंध्रा ए मैड्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। और ऐसे उसके बाद आंध्र प्रदेश से, मद्रास से भारतीय जो ईसाई थे, एंग्लो बर्मीज, और वहाँ के कुछ लोकल तमिल पीपल भी वहाँ थे। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration। अब जब आप देखेंगे कि उनके सहयोगी कोई कन्नड़ से था, कोई महाराष्ट्र से था, कोई तमिल था, कोई मद्रास से क्रिश्चियन था, कोई एंग्लो बर्मीज था, तो ये कहता है कि ये सब ये दिखाता है दैट देयर वाज अ ग्रेट डील कि वहाँ पे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, की राष्ट्रीय एकाकीकरण, मतलब लोगों के अंदर एक एकता थी, वो वहाँ से दिखाई देती थी। लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने जब अपने प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करने स्टार्ट किए, उससे काफ़ी पहले स्टूडियो था और वहाँ पे इसकी झलक देखी जा सकती थी, राष्ट्रीय एकता की जो झलक थी। This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions।
दिस गैंग, तो ये जो गैंग था डिफरेंट लोगों का, नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, इट मीन्स जो पूरे राष्ट्र से जो इकट्ठा हो गए थे ये जो मेकअप आर्टिस्ट थे, वो किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन, अच्छे खासे दिखाई देने वाले इंसान को दे टर्न, मतलब वो चेंज कर देते थे, बदल देते थे इनटू ए हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर। ह्यूड कलरफुल, मॉन्स्टर होते हैं राक्षस दैत्य, और क्रिम्सन होते हैं ब्लड रेड, एकदम से रेड कलर, ठीक है। तो इस प्रकार से एक अच्छे खासे दिखाई देने वाले इंसान को वो चेंज कर देते थे और बिल्कुल लाल और रंगों मतलब काफ़ी सारे रंगों में ढला हुआ एक दैत्य बना देते थे विद द हेल्प ऑफ ट्रक लॉर्ड्स। किसकी सहायता से? उस सामान की सहायता से, उस पैनकेक की सहायता से जो कि ट्रक्स में भर भर के लाया जाता था, एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड, और दूसरे बहुत सारे जो लोकल वहाँ के बने हुए पोशंस एंड लॉशंस होते थे, इट मीन्स बहुत सारा मेकअप मटेरियल जो है वो उनके फेस के ऊपर चिपका दिया जाता था और उनको अच्छे खासे इंसान को बहुत बेहुदा बना देते थे। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shoot outdoors. Those were the days, तो ये उन दिनों की बात है जब अधिकतर शूटिंग जो थी वो अंदर ही होती थी और केवल फिल्म का 5% जो हिस्सा था, 5% हिस्सा जो है वही बाहर शूटिंग की जाती थी और बाकी 95% जो है वो क्या होती थी, इंडोर शूटिंग होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज़ टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। आई सपोज, मेरा मानना है, द सेट एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड, कि सेट और स्टूडियो की जो लाइट्स थी उनको आवश्यकता होती थी बॉयज़ और गर्ल्स की, ताकि वो भद्दे लगें और क्यों भद्दा लगे कि ताकि उनको मूवी के अंदर प्रेजेंटेबल, इट मीन्स सही तरीके से दिखाया जा सके। इट मीन्स मेकअप इसलिए किया जाता था ताकि मूवी के अंदर दूर से उनको देखने पर वो अच्छे लगे। अ स्ट्रिक्ट हियरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर एक सही हियरार्की, एक सही ऑर्डर था इस विभाग के अंदर। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली, his senior assistant the second hero and heroine, the junior assistant the main comedian and so forth. अब वो हिरार्की, वो ऑर्डर क्या था कि जो चीफ मेकअप मैन था, इट मीन्स जो मुख्य मेकअप करने वाला था, वो चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, वो मेन हीरो हीरोइन को भद्दा बनाता था। उसके जो सीनियर असिस्टेंट थे वो सहायक अभिनेता और अभिनेत्री को भद्दा बनाते थे। फिर जूनियर असिस्टेंट जो थे वो मेन कॉमेडियन को बनाता था एंड सो फोर्थ। और इस प्रकार से उनके अपने काम बटे हुए थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। अब वो प्लेयर्स जो कि भीड़ का काम करते थे, इट मीन्स आपने देखा होगा जब किसी गाने के अंदर जब शूटिंग देखते हो या फिर कोई गाना देखते हो उसके पीछे भीड़ होती है, मेन हीरो हीरोइन के पीछे काफ़ी सारे डांसर्स होते हैं, तो जो भीड़ का काम करते थे, ठीक है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑफिस बॉय की होती थी उनका मेकअप करने की। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। अब यहाँ पर एक हास्यास्पद बात, इनमें से एक थोड़ा सा सत्यायन उन्होंने किया है कि मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर भी ऑफिस बॉय होता था। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. अभी क्या कहता है कि उन दिनों के दौरान, ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा शूटिंग चल रही होती थी और बहुत सारे लोगों का मेकअप करना होता था, यू कुड सी हिम, तो आप देख सकते हैं कि वो क्या करता, मिक्सिंग इज पेंट की, जो पेंट करना होता है, इट मीन्स जो चेहरे के ऊपर लगाना होता था, जाइंट वेसल, वो एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर डाल लेता और स्लैपिंग इट, और हाथ से क्राउड प्लेयर्स के मुँह के ऊपर स्लैब होता है थप्पड़ लगाना, लेकिन मतलब इट मीन्स हाथ से वो मेकअप करता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। अब जो विचार था वो ये था कि चेहरे के ऊपर प्रत्येक जो हिस्सा है, पोर, इट मीन्स जो रोम छिद्र होते हैं सरफेस पर फेस के, वो सब बंद कर देने हैं ताकि उसके ऊपर मेकअप अप्लाई करके वो दूर से कुछ भी दिखाई ना दे, इट मीन्स उसको कवर कर देना है। ही वॉजंट एग्जैक्टली ए बॉय, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s। अब अगर हम ऑफिस बॉय की बात करें तो वो एक लड़का नहीं था, वो अपने शुरुआती 40s में था, मतलब 40 के शुरुआती जो मतलब जैसे 41, 42, तो 40s के शुरुआती ईयर्स का 40-42 के आसपास वो लग रहा था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो, और उसने इस स्टूडियो के अंदर जो एंट्री ली थी इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। तो उसकी उम्मीद यही थी कि वो या तो मुख्य अभिनेता बनेगा या एक टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा या वहाँ का निर्देशक बनेगा या लिरिक्स राइटर बनेगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस उम्मीद में लेकर के गया था कि वो एक टॉप क्लास जो है वहाँ से निकलेगा। ही वॉज बिट ऑफ अ पॉइंट, और वो थोड़ा बहुत कवि भी था।
In those days I walked in a cubicle, two whole sides of which were French windows. अब राइटर जो है वो अपने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उन दिनों इट मीन्स जब आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, मैं एक क्यूबिकल के अंदर काम करता था, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज़, और जहाँ जिसकी दोनों साइड्स जो थी वो फ्रेंच विंडोज़ थी. आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़. अब उस समय मुझे नहीं पता था कि उनको फ्रेंच विंडोज़ क्यों कहा जाता था. Seeing me sitting at my desk, tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. I didn't know. अब ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि उनको फ्रेंच विंडोज़ क्यों बुलाते थे, बट बुलाते थे इसलिए उनको फ्रेंच विंडोज़ ही कह रहा है. Seeing me sitting at my desk, अब मेरे को ये देख करके कि मैं अपने बेंच पर बैठा रहता हूँ एट दैट टाइम, तो टीयरिंग न्यूज़पेपर्स, और मैं न्यूज़पेपर जो है वो न्यूज़पेपर फाड़ने का काम करता हूँ. ठीक है, डे इन एंड डे आउट, इट मीन्स दिन रात मुझे एक ही काम मिला है. मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग. तो अधिकतर लोग यही सोचते थे कि मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा. इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू. अब ऐसा लगता था जैसे बॉस भी यही सोचते थे. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. इसलिए जिस किसी को भी ये फील होता कि मुझे कुछ ना कुछ काम मिलना चाहिए, वो मेरे कमरे में आ धमकता. क्यूबिकल जो था उसके अंदर आ धमकता और एक एक्सटेंडेड लेक्चर, एक अच्छा लंबा चौड़ा जो भाषण है वो दी जाता. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. The boy in the makeup department, अब मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर जो लड़का था had decided, उसने फैसला कर लिया था that I should be enlightened on how, कि मुझे ये बात मतलब वो मुझे ये बात समझाना चाहता था कि कैसे हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि मेरा जो लिटरेरी टैलेंट है वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन ए डिपार्टमेंट, वो एक ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर बेकार हो रहा है. इट मीन्स मेरा सारा टैलेंट ख़राब जा रहा है, जो कि केवल बार्बर्स एंड परवर्ट्स, नारियों के लिए है, या फिर पथ को बदलने वाले, जो पथ भ्रष्ट एक कह सकते हो, आपकी रास्ता जो चेंज करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए था ये डिपार्टमेंट, मेरे लिए नहीं था. इसलिए उसके मन में पूरी ये थी कि वो मेरे मन में ये भावना लाए कि मैं इस डिपार्टमेंट को छोड़ करके चला जाऊं, क्योंकि ये मेरे लिए सही नहीं है. Soon I was praying for crowd shooting. इसलिए जब कभी वो मुझे भाषण देने के लिए आता तो मैं प्रे करता कि क्राउड शूटिंग चलती रहे, भीड़ भड़ाक की शूटिंग चलती रहे, ताकि इसको समय लगता रहे, वो अपना आराम से मेकअप करे और यहाँ ना आए. नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स. वरना उसके लंबे चौड़े जो महाकाव्य थे, एपिक्स क्या होते हैं, महाकाव्य, जैसे आपके रामायण एंड महाभारत हैं, तो और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे उसके महाकाव्य से, इतनी लंबा चौड़ा जो भाषण देता था उससे बचा सकती. एक यही चीज़ थी, अगर वो बिजी रहेगा तो मैं बचा रहूँगा. In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोथामंगलम सुब्बू. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार किसी ना किसी के बारे में ये बताते ही जा रहे हैं. जैसे स्टार्टिंग से इन्होंने लिया था कि वहाँ के हेड कौन थे, ठीक है, पहले कौन आए, बाद में कौन आए, ठीक है. अब धीरे धीरे नेक्स्ट फिर उन्होंने बताया कि ऑफिस बॉय. अब एक और नाम आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट इस पैसेज के अंदर, इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन. अब जब भी फ्रस्ट्रेशन उसको होती, ठीक है, कि मतलब जब भी वो दुखी हो जाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता अपनी चीज़ों से, तो उन सभी पलों में यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर. तो आप देखते हैं कि हमारा जो गुस्सा है दैट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, वो हमेशा किसी ना किसी एक इंसान के ऊपर जा कर के उतरता है, और ऐसे उसमें ओपनली और कॉवर्डली, ठीक है. एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, अब चाहे हम डायरेक्टली कहें, खुले तौर पर कहें या वैसे कहें, लेकिन गुस्सा जो है वो हमेशा एक इंसान पे जा कर के हमारा शांत होता है. इसी प्रकार से मेकअप डिपार्टमेंट का जो ये इंसान था वॉज कन्विंस्ड, ये जो ऑफिस बॉय था उसे पक्का विश्वास था दैट ऑल इज़ वूज, कि उसके जितने भी दुख हैं, ठीक है, इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट, कि उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, उसकी जितनी तकलीफ़ें हैं वो ड्यू टू कोथामंगलम सुब्बू. तो वो यही थी कि वो सब सुब्बू के कारण थी. सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो. अब सुब्बू कौन थे, वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर आते थे. ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनक्रीजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड. अब उसको इतनी ज़्यादा शुरुआती
उसको इतना ज़्यादा शुरुआत नहीं मिली फिल्मों के अंदर जितना कि हमारे ऑफिस बॉय को मिली थी। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, और शायद इसके विपरीत उनको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम को भी फेस करना पड़ा। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर, क्योंकि जब उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की, देयर वर नो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़। उस समय बहुत ज़्यादा स्थापित कंपनियां या स्टूडियोज़ नहीं हुआ करते थे जो फिल्मों का निर्माण करते थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। और अगर हम एजुकेशन की भी बात करें कि उसकी शिक्षा कितनी थी, तो उसकी भी बात अगर की जाए तो इतनी ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं थे कि इस हमारे ऑफिस बॉय से ज़्यादा वो लीड कर पाएँ। बट बाय वर्चू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, परंतु क्योंकि ब्राह्मण का जो एक गुण था, वर्चू इंडीड, जो रियली वाकई में एक गुण होता है, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल। तो इस गुण के कारण क्या हुआ कि वो उनको एक्सपोजर मिला, इट मीन्स उनको बहुत सारे काम मिले जो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, और पीपल, अलग अलग लोगों से वो मिले। ठीक है, इट मीन्स ऑफिस बॉय से ज़्यादा उनकी एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो स्टूडियो में दूसरे नंबर पर आते थे और इनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी वो गेन कर चुके थे। He had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film। अब उनके बारे में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो उनकी, कि जैसे ही हैड द एबिलिटी, अब उनके अंदर ये एक गुण था, टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, कि वो हमेशा खुश दिखाई देते थे। इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म, हालांकि उनकी वजह से अगर कोई मूवी फ्लॉप भी हो जाती थी तो भी वो हमेशा खुश रहते थे, वो ज़्यादा दुखी दिखाई नहीं देते थे। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, और सबके लिए वो काम ढूंढ करके रखते थे। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ऑन, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। ही वुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ऑन, अब वो दूसरों के लिए काम ढूंढ के रखते थे, वो खुद कोई काम नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी की, वफादारी की जो सेंस थी, वो उनको डिफरेंट बनाती थी और प्रिंसिपल के नज़दीक थे पूर्ण रूप से। एंड टर्न इज एंटायर क्रिएटिविटी, और जितना भी वो कुछ करते थे या उनकी जो भी क्रिएटिविटी होती थी वो सब उनके प्रिंसिपल के लाभ के लिए होती थी। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, टेलर मेड इट मीन्स एकदम एग्जैक्टली फिट, तो फिल्मों के लिए ही वो बने थे। हेयर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमेंडेड, तो यहाँ पर वो इंसान था जिसको आदेश देते हुए प्रेरित किया जा सकता है। द रेड फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पीटी ऑन द कब्स एंड टेंट्स देम लविंगली, आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें शेरनी जो है चूहे के साथ लड़ाई करती है पानी में, और उस चूहा जो है वो शेरनी को मार देता है, लेकिन उसके बच्चों पर दया दिखलाता है और उनके साथ प्यार से पेश आता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, अब मुझे नहीं पता कि सीन कैसे करना है। द प्रोड्यूसर वुड से, अगर प्रोड्यूसर ऐसा कह देता, एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रेड पावरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, तो तुरंत सुब्बू जो है वो 4 तरीके ढूंढ करके लेके आता कि कैसे चूहा दया दिखला सकता है अपने दुश्मन के बच्चों के ऊपर, और अपनी प्रिंसिपल को जा कर के बता देता। ये यहाँ से गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट्स इफेक्टिव इनफ, अच्छा है लेकिन मुझे इस पर पूरा मतलब श्योरिटी नहीं है कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा। द प्रोड्यूसर वुड से, अगर प्रोड्यूसर ऐसा कहते, एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर ऑल्टरनेटिव, तो 1 मिनट के अंदर ही 14 और विकल्प लेकर के वो सामने आ जाते हैं। इट मीन्स 14 ऑल्टरनेटिव्स वो तुरंत दे दिया करते थे कि अब ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार से डिफरेंट जो है ऑल्टरनेटिव्स वो लेकर के आते थे। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड, एंड इफ ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years, it was सुब्बू। अब फिल्मों का निर्माण करना सुब्बू जैसे इंसान के साथ में वाकई में बहुत ही आसान था, और अगर कोई ऐसा इंसान था जो जेमिनी स्टूडियो को अच्छे तरीके से दिशा निर्देश देता उसके स्वर्णिम काल के दौरान, गोल्डन ईयर्स के दौरान, तो ये सुब्बू ही था। Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. Subbu had a separate identity. Subbu की जो आइडेंटिटी थी वो एक अलग पहचान थी कवि के रूप में, and though he was certainly capable
ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और हालांकि पोइट्री के अंदर भी वो और भी जटिल और उच्च तरीके की पोइट्री लिख सकते थे ही डेलिबरेटली, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके चूज़ टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मैसेज, उन्होंने अपनी जो पोइट्री थी उसको कॉमन पीपल तक, आम जनता तक जो है या भीड़ भड़ाक तक जो है एड्रेस किया, और उसको उन्होंने नहीं उठाया वहाँ से। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, फिल्मों में उनकी सफलता ने बोना कर दिया उनके लिटरेरी अचीवमेंट्स को। इट मीन्स उनका जो लिटरेरी अचीवमेंट था, साहित्य के अंदर जो उनकी उपलब्धियाँ थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो फिल्मों की सफलता के आगे वो छोटी रह गई, और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, या फिर ऐसा ही कुछ था जो उसके आलोचक महसूस करते थे। He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Tilana Monambal, with dozens of very deftly etched characters. He composed several truly original story poems. अब उन्होंने कई वास्तविक जो है ऐसी स्टोरीज लिखी हैं जो कि काव्य शैली के अंदर लिखी हैं। फोक रेफरेन उनकी जो शैली थी वो आम लोगों के लिए, आम भाषा के अंदर, एंड डिक्शन, और वही शब्दावली उन्होंने ली, और एंड ऑल्सो रॉट, और इसके साथ साथ उन्होंने एक विस्तृत स्प्रॉलिंग डिटेल्ड एक नोवेल भी लिखा है तिलाना मोनम्बल के नाम से, विद डजन्स, जिसके अंदर दर्जनों भर डेफ्टली दक्षता से उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स गढ़े हैं, तो वो ऐसे कैरेक्टर्स उन्होंने दिखाए हैं तिलाना मोनम्बल के अंदर जो उनकी कुशलता को दिखाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी स्टोरी पोएम्स लिखी हैं आम शैली के अंदर, आम भाषा के अंदर, और इसके अलावा एक नोवेल भी लिखा है, ठीक है, जो काफ़ी फेमस रहा है। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासेज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस मूड को और उन ढंग को, देवदास जो टाइप के जो पीपल होते हैं उनके मूड को भी उन्होंने रिक्रिएट किया है, जो कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में उन्होंने जो वर्क या जो भी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, इसके अलावा वो एक शानदार एक्टर थे। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल, से उनको कभी भी मेन रोल नहीं मिला, बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड, लेकिन जो भी उन्होंने सहायक अभिनेता का जो रोल किया, he played in any of the films, किसी भी फिल्म के अंदर he performed better than his the supposed main players, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो मेन प्लेयर्स की तुलना में कहीं ज़्यादा बेटर थी। he had a genuine love for anyone he came across, और एक स्वतः उनके मन के अंदर प्रेम था उन लोगों के प्रति जिनसे वो मिलते थे, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances, और इसलिए उनका जो घर था वो नज़दीकी और दूर के रिश्तेदारों के लिए या जान पहचान वालों के लिए एक परमानेंट रेजिडेंस बन गया था। वो कभी भी आ सकते थे, मिल सकते थे, रह सकते थे। इट मीन्स वो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुबूज नेचर टू बी वेरी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड स्पॉटिंग सो मैनी ऑफ देम, और ये तो सुब्बू का नेचर था ही नहीं कि वो इन बारे में थोड़ा बहुत भी कॉन्शियस हो कि वो इतने लोगों को सहारा दे रहे हैं, इतने लोगों को खिला रहे हैं, इस बारे में वो कभी नहीं सोचते थे। इट मीन्स वो मन से भी अच्छे थे और उनकी भावनाएं भी अच्छी थी, लोगों की सेवा करना अच्छा समझते थे। सच ए चैरिटेबल मैन एंड इम्प्रोविडेंट एंड येट ही हैड एनिमीज़, इतना अच्छा इंसान जिसके विचार इतने अच्छे हों, जितनी दया दिखलाता हो, दानवीर जिसको हम कह सकते हैं, और अपने आप इतना खरा इंसान, और फिर भी उसके दुश्मन। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या ऐसा इसलिए था कि वो बॉस के नज़दीक थे, उनसे घनिष्ठ थे, और वॉज इट इज़ जनरल डिमेन्योर दैट रिजेंबल्ड साइकोफेंट्स, या फिर उनका आम व्यवहार ऐसा था जो कि एक साइकोफेंट, एक चापलूस का होता है, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर वो हमेशा दूसरों के बारे में, हर चीज़ के बारे में अच्छा बोलते थे, तत्पर रहते थे। क्या ये कारण था? इन एनी केस, कोई भी मामला हो, देयर वॉज दिस मैन, ये इंसान ऐसा था इन द मेकअप डिपार्टमेंट में, हु वुड विश द डोरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, जो सुब्बू के लिए बुरा सोचता था, और वो कौन था? वो मेकअप बॉय था। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. आप जब भी सुब्बू को देखते वो हमेशा अपने बॉस के साथ में होता, लेकिन उसकी अटेंडेंस रोल के अंदर उसका जो डिपार्टमेंट था वो अलग था। कथानक विभाग, स्टोरी डिपार्टमेंट जो था, जिसके अंदर एक वकील थे और कवियों की और लेखकों की एक मंडली थी। The lawyer was also officially known as the legal advisor, हालांकि
लॉयर को भी लीगल एडवाइज़र, कानूनी सलाहकार कहा जाता है, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन वो ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल अपोजिट थे। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। अब ऐसे एक बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस थी जो कि बहुत ही तुनक मिजाज थी, इट मीन्स शॉर्ट टेम्पर्ड थी, एक बार सेट के ऊपर बिफर गई और वहाँ पर हर इंसान भौचक्का होकर के खड़ा हो गया और लॉयर ने चुपचाप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड, और जब ये एक्ट्रेस रुकी फॉर ब्रेथ, सांस लेने के लिए, द लॉयर सेड टू हर, तो लॉयर ने उनको कहा 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट रुकना, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग चला दी। देयर वॉज नथिंग incriminating or unmentionably foul about the actress's tirade against the producer। अब एक्ट्रेस ने जो लंबा चौड़ा जो भाषण दिया था, उनका जो भी वो बोल गई थी, अब उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो गलत हो या प्रोड्यूसर के खिलाफ में हो या कोई भी बात उन्होंने जो गलत कही हो। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जब उसने अपनी ही आवाज़ को दोबारा सुना उस साउंड इक्विपमेंट के द्वारा, शी वाज स्ट्रक डम, वो हैरान रह गई। ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, देहाती इलाके से लड़की थी, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रिसीड अ पोजिशन ऑफ importance and sophistication that she had found herself catapulted into। और अभी तो वो दुनियादारी के उस अनुभव से गुजरी भी नहीं थी जहाँ पर उसको एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिलती, एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ मिलती, लेकिन उससे पहले ही वो उसके अंदर फंस चुकी थी। वो जो रिकॉर्डिंग की गई थी वो सुन रही थी। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, और वो उस डर से कभी भी उभर नहीं पाई जो उसने उस दिन फील किया। दैट वाज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और इस प्रकार से एक शानदार एक्टिंग करियर का एंड हो गया। द लीगल एडवाइज़र हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, और ये कानूनी सलाहकार जो कि कथानक विभाग के सदस्य भी थे, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, उन्होंने नासमझी से उसके करियर का अंत कर दिया। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail। अब सभी जो वहाँ पे रहते थे वो या डिपार्टमेंट के जितने भी सदस्य थे, उनकी एक काइंड की यूनिफॉर्म होती थी, जैसे खादी की धोती और कुर्ता जो ढीला ढाला होता था, लेकिन लीगल एडवाइज़र की ड्रेस अलग थी, वो कोट पैंट और टाई पहनते थे। ऑफन ही लुक्ड अलोन, कई बार वो अकेले नजर आते, एंड हेल्पलेस और असहाय। ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, क्योंकि वो स्वप्नशील इसलिए क्योंकि राइटर्स की मंडली में थे, पोइट्स की मंडली में थे, तो स्वप्नशील लोगों की भीड़ के अंदर वो ठंडे कुतर्कों वाले इंसान थे। ए न्यूट्रल, मतलब वो किसी भी ग्रुप में नहीं थे, न्यूट्रल थे उस असेंबली के अंदर जो खादीवादी थे और गांधीवादी थे, खादीतीज एंड गांधीतीज। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म। अब बहुत सारे उन लोगों की तरह जो कि बॉस के नज़दीक थे, उनको भी परमिशन मिली एक फ़िल्म प्रोड्यूस करने की। एंड दो A lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film। बहुत सारा मटेरियल, कच्चा माल और पैनकेक्स, मेकअप मटेरियल भी यूज़ किया गया, लेकिन फिल्म से बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं आई। Then one day the boss closed down the story department, और फिर एक दिन बॉस ने कथानक विभाग को, स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। और इस प्रकार से दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। और पूरे मानवीय इतिहास के अंदर ये पहली ऐसी घटना रही जब एक वकील को अपनी नौकरी इसलिए खोनी पड़ी क्योंकि कवियों की नौकरी चली गई थी। जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक S.D.S. योग्यर, संगु सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। जेमिनी स्टूडियो एक प्रसिद्ध अड्डा हुआ करता था कवियों का, और कौन कौन से कवि जो कि प्रसिद्ध थे, S.D.S. योग्यर, संगु सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, इसकी एक शानदार मेस थी जो कि सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, जो दिन रात अच्छी खासी कॉफ़ी प्रोवाइड करती थी। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मीट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। अब ये उन दिनों की बात है जब कांग्रेस रूल का मतलब था कि मनाही और आप कहीं जा नहीं सकते, लेकिन एक कप कॉफ़ी के लिए मिलना लोगों के लिए काफ़ी संतुष्टिपूर्ण एंटरटेनमेंट था। Bearing the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure, a prerequisite for poetry। अब ऑफिस बॉयज़ या एक दो क्लर्क को छोड़ करके बाकी जितने भी जेमिनी स्टूडियो के लोग थे वो वहाँ आराम से
अपना आरामदायक जो टाइम था वो स्पेंड करते थे, और जो कि ज़रूरी है पोइट्री के लिए, प्री रिक्विसाइट, जिसको माना जाता है कि ज़रूरी है आप थोड़ा सा रेस्ट या फिर ध्यान से आप मतलब थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा शांति से दिमाग को, मतलब बहुत शांत स्वभाव में जा कर के ही आप एक अच्छी पोइट्री लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इसी प्रकार से वो वहाँ आराम करते थे। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिशिएशन फॉर पोलिटिकल थाट ऑफ एनी काइंड। अब हालांकि वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे उनमें से अधिकतर खादी पहनते थे और गांधी की पूजा करते थे, बट बियॉन्ड दैट, लेकिन इन सब से परे थोड़ी बहुत भी उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था किसी भी प्रकार की चीज़ के अंदर। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और स्वाभाविक था ये कि वो कम्युनिज्म के एकदम विरोधी थे या उनको अच्छा नहीं लगता था। ए कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, he had no filial or conjugal love, he had no compunction about killing his own parents or his children, he was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people। अब इन्होंने कहा है कि ऑब्वियसली उनको नफरत थी कम्युनिज्म टर्म से, ठीक है, क्योंकि ना उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट था और ना ही वो कम्युनिज्म के पक्ष में थे। अब कम्युनिस्ट कौन होता है, साम्यवादी कौन होता है? ये साम्यवाद था, साम्यवाद के खिलाफ थे। साम्यवादी एक ऐसा इंसान होता है जो कि जिसके अंदर ना अपने मतलब माता पिता के प्रति प्रेम होता है और ना ही उसके अंदर अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और चिल्ड्रन, और उसे कोई पश्चाताप भी नहीं होता अपने ही पेरेंट्स को मारने के बाद या अपने बच्चों को मारने के बाद। ये इस प्रकार के लोग जो है वो हमेशा अशांति फैलाते हैं और हिंसा फैलाते हैं, और कैसे लोगों के बीच में, निर्दोष लोगों के बीच में, अज्ञानी लोगों के बीच में जिनको नॉलेज नहीं होती, वहाँ पर ये अशांति और हिंसा का माहौल क्रिएट करते हैं। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लॉटेड अबाउट वॉगली अमंग द खादी क्लेड पॉइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो। अब इस प्रकार के विचार, सच नोशंस जो उस समय फैले रहते थे पूरे साउथ इंडिया के अंदर, तो स्वाभाविक था कि इस प्रकार के विचार खादी धारक जो कवि थे जेमिनी स्टूडियो के, उनके भी थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, और ऐसे विचार थे, इसका प्रमाण जो है वो जल्दी ही आपके सामने आ रहा था। व्हेन फ्रैंक बुचमैन्स moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio। जब फ्रेंच बुचमैन की moral rearmament army MRA, जो ये आर्मी थी, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, तो ये लोग 1952 में 1952 के अंदर आए थे। तो इंडिया में उनको इससे अच्छा कोई होस्ट नहीं मिला जितना जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। अब जब जिन लोगों को नॉलेज नहीं थी तो उन्होंने डिफरेंट बातें की इस चीज़ को लेकर के। किसी ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय सर्कस है। दे वरेंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनकी जो कलाबाजियाँ थी या जैसे सर्कस में जो एनिमल्स के साथ जो उनकी जान पहचान थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, डिनर टेबल तक ही वो सीमित थे। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। लेकिन अशोकामित्र बताते हैं कि उन्होंने 2 नाटक दिखाए थे, 2 प्लेज उन्होंने दिखाए थे जो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से थे। देर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। अब ये जो 2 प्ले उन्होंने किए थे, जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, रेन सेवरल शोज इन मैड्रास, तो इनके कई शो दिखाए गए मद्रास के अंदर एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और शहर के बाकी नागरिकों के साथ में द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 saw the plays over and over again। अब जेमिनी फैमिली के 600 सदस्यों ने इन नाटकों को बार बार देखा। The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate। हालांकि इनका जो मैसेज था वो बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि शो ऑफ करने वाला था, वो बिल्कुल सिंपल था, साधारण सा था। लेकिन जो उनकी जो सेटिंग थी, जो कॉस्ट्यूम्स उन्होंने ली थी, जो कॉस्ट्यूम वो पहने हुए थे, वो सारी फर्स्ट रेट, प्रथम दर्जे की थी, मतलब काफ़ी अच्छी थी। मैड्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute। तो मद्रास के अंदर और तमिल ड्रामा जो कम्युनिटी थी, उन्होंने इनसे क्या सीखा
कि बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुए और आने वाले कई सालों तक जितने भी तमिल के अंदर नाटक होते थे उन्होंने वो सीन जो है वो अपने नाटकों में उठाना शुरू कर दिया। सनराइज़ का, सनसेट का जो सीन था जैसा उन्होंने जोथम वैली से लिया था, और उसके अंदर जैसे खाली स्टेज, पीछे एक वाइट पर्दा और जहाँ वीणा के ऊपर बजती हुई जो ट्यूनिंग थी, ये सब उन्होंने वहाँ से उठाया और अपने नाटकों के अंदर, तमिल नाटकों में उन्होंने दिखाना स्टार्ट कर दिया। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. अब काफ़ी सालों के बाद मुझे पता चला कि MRA जो थी वो एक प्रकार का काउंटर मूवमेंट था। इट मीन्स एक विद्रोही थे किसके? अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के। और मद्रास के जो बड़े बड़े बॉस थे मिस्टर वसन जैसे, वो उनके हाथों की कठपुतलियाँ थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. अब मुझे नहीं पता, मुझे पक्का विश्वास नहीं है कि क्या यही वो कारण था कि जो ना बदला जाने वाला जो पहलू था इन बड़े बड़े बॉसेस का, या जो भी था वो कुछ भी रहा हो, चाहे MRA आए या मतलब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी आए या ना आए, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म हो या नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म या ना हो, लेकिन उनका जो मिस्टर वसन जो थे वो उन लोगों ने उनका स्वागत किया, ठीक है, और वो वैसे ही रहे, उनकी मेन भावनाएं वही थी, वो सेम थे, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं था। द स्टूडियो ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़। अब जेमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ था उनको एक अच्छा सा समय मिल गया था होस्टिंग 200 पीपल, 200 लोगों की मेहमान नवाजी करने का, जो कि ऑल ह्यूज, सभी कलर्स के थे, सभी रंगों के थे, इट मीन्स अलग अलग देशों से आए हुए थे, एंड ऑल साइजेस, और छोटे बड़े जितने भी थे, एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़, कम से कम 20 देशों से आए हुए थे। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड पेयर्स waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. अब क्योंकि मेकअप डिपार्टमेंट था तो वहाँ पे यही काम चलता था, ऑफिस बॉय बड़ी बड़ी मोटी लेयर उनके चेहरे पर लगा दिया करता था मेकअप की, और उनका काम चलता था, शूटिंग चलती रहती थी, तो यही उनका एक कॉन्टीन्यूस काम था। लेकिन ये एक बदलाव था उस आम रेगुलर काम से, और क्योंकि बाहर से एक पार्टी आई है, 200 लोगों की मेहमान नवाजी करने का टाइम मिला है, तो उनके साथ उन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. अब कुछ महीनों के बाद ही फिर से जो मद्रास के बड़े बड़े जो बॉस थे उनकी फ़ोन की घंटियाँ बजने लग गई, और फिर से जेमिनी स्टूडियो पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि एक और विजिटर जो है उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। All they said was that he was a poet from England. अब जो कुछ इनको पता चला वो यही था कि वो इंग्लैंड से कोई कवि आ रहे हैं। The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron, and one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot. अब ये अशोका मित्रन कहना चाहते हैं कि हम जितने भी वहाँ पे मेंबर्स थे जिन्होंने ये सुना कि पोइट हैं वो इंग्लैंड से आ रहे हैं, तो जो सिंपल आदमी थे जेमिनी स्टाफ जो था वो जानते थे कि वर्ड्सवर्थ के बारे में सुना था, टेनिसन के बारे में सुना था, जो थोड़े से लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने कीट्स, शेले और बायरन के बारे में सुना था, और भी जो एक दो और थे जिन्होंने कहीं ना कहीं से सुन लिया होगा, तो उनको पता चला कि कुछ एलियट नाम से कोई पोइट आ रहे हैं। Who was the poet visiting the Gemini Studios now? लेकिन कौन सा कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने ये नाम सुने थे, अब इनमें से तो वो नाम था नहीं। He is not a poet, he is an editor. That is why the boss is giving him a big reception. Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Anand the Viketan. He is not a poet. अब उन्होंने कहा कि वो पोइट नहीं है। तो क्या है वो? ही इज़ एन एडिटर, वो एक संपादक हैं, और शायद यही कारण है कि मिस्टर जो वसन हैं, जो बॉस थे, वो उनका बड़ा वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि वसन खुद भी संपादक रहे हैं पॉपुलर तमिल वीकली आनंद द विकेटन नाम से जो साप्ताहिक पत्रिका छपती थी, उसके ये
एडिटर थे। ही वॉजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नॉन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मद्रास, दैट इज़ दोज नॉन एट द जेमिनी स्टूडियो। अब मद्रास के अंदर जितने ब्रिटिश पब्लिकेशंस की न्यूज़पेपर वगैरह या जितने भी पीरियडिकल्स थे उन या जो भी उनकी मैगज़ीन्स वगैरह थी, वो ऐसे किसी भी मैगज़ीन के या फिर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर नहीं थे। मद्रास के अंदर जो छपते थे, उन्होंने देखा था मद्रास के अंदर जो थे, since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. That was all that even the most well informed among us knew. अब कोई इंसान आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया कि शायद वो कवि है, वो एडिटर है, बट वो जानते नहीं थे कि वो पोइट कौन सा है, क्योंकि इतने सारे नाम उन्होंने बताए, इनमें से कोई नहीं था। अब कितने फेमस एडिटर के नाम इन्होंने लिए, उनमें से भी वो कोई नहीं था, क्योंकि जितने भी अब क्योंकि सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू, अब द हिंदू के टॉप जो इंसान है वो उनकी पहल कर रहे थे, तो यही अंदाज़ा लगाया गया कि जो पोइट था वो कोई दैनिक जो प्रकाशित होने वाले न्यूज़पेपर वगैरह के एडिटर हैं। लेकिन वो मैनचेस्टर गार्जियन या लंदन टाइम्स के नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों के इन्होंने देखे हुए थे, नाम सुना था। दैट वॉज ऑल दैट। अब इतनी इन्फॉर्मेशन थी, जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड इंसान था उसको पता था। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोइट और द एडिटर अराइव्ड। ही वॉज अ टोल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। अभी कहता है कि 4 बजे के आसपास वो पोइट पहुंच गए, चाहे वो पोइट थे चाहे वो एडिटर थे, काफ़ी लंबे तगड़े इंसान, बिल्कुल अंग्रेज़ दिखाई दे रहे थे, बहुत ही सीरियस थे और बिल्कुल हम में से इसको कोई नहीं जानता था। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस। अब 6-7 के आसपास जो वहाँ पे खड़े थे शूटिंग स्टेज के पास, उनके साथ संघर्ष करते हुए द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच। अब बॉस ने एक लंबा चौड़ा स्पीच सुनाया। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोइट। अब उनके भाषण से पता चल गया कि शायद वो भी बहुत कम जानते थे उस पोइट के बारे में और उस एडिटर के बारे में। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। अब उन्होंने जो स्पीच दिया था वो बहुत जनरल टर्म्स में था, लेकिन इधर उधर जो 1-2 शब्द जो उनको सुनाई दिए, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इस प्रकार के वर्ड्स आए। देन द पोइट स्पोक। फिर उस पोइट की बारी आई बोलने की। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस अबाउट audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. Then the poet spoke. अब वो पोइट बोलते हैं, लेकिन किसी को अब इतने शांत और इतने भौचक के, डेज्ड, इट मीन्स बिल्कुल हैरान, जो चुपचाप खड़ी ऑडियंस थी, ऐसी ऑडियंस उन्होंने कभी एड्रेस नहीं की होगी, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहे हैं। और उनकी जो एक्सेंट थे, इट मीन्स बिल्कुल अंग्रेज़ थे, तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, डिफीटेड एनी अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंड, तो उससे वो बिल्कुल ही हार गए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए व्हाट ही वाज सेइंग, कि वो क्या कह रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। उनका जो भाषण था वो 1 घंटे चला। देन द पोइट लेफ्ट। फिर वो कवि चले गए। एंड वी ऑल डिस्पर्स इन अटर बैफलमेंट। और हम बिल्कुल बौखलाए हुए वहाँ से डिस्पर्स हो गए, इधर भीतर हो गए। वट आर वी डूइंग? हम कर क्या रहे थे? वट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग? एक अंग्रेज कवि क्या कर रहा था इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। अब एक ऐसा स्टूडियो जो कि तमिल फिल्में बनाता है, वो भी आम लोगों के लिए, ऐसे स्टूडियो के अंदर एक अंग्रेज कवि का क्या काम था? पीपल हुज लाइव्स least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry। और कॉमन पीपल, वो मतलब वो आदमी है जिनका बहुत कम रुचि थी इंग्लिश पोइट्री के प्रति। द पोइट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू। अब वो कभी भी बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट, क्योंकि वो भी उनकी जो बातचीत या उन्होंने जो कुछ बोला होगा वो सब इनकॉन्ग्रुअस, इट मीन्स असंगत लगा था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ बताया वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। इनकॉन्ग्रुअस, असंगत। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। अब वो क्यों आए थे, ये उनकी जो विजिट थी वो एक अवर्णनीय रहस्य बन करके रह गई, क्योंकि कोई नहीं जानता था। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius। अभी कहता है कि दुनिया भर के जितने भी प्रोज राइटर्स हैं, चाहे इस बात को स्वीकार करें
ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मेरा विश्वास गहराता चला गया दिन प्रतिदिन कि जो प्रोज राइटिंग है, प्रोज लिखना जो है वो एक जीनियस के लिए सच्चा गुण नहीं है। इट इज़ फॉर द पेशेंट, परसिस्टेंट, प्रिजर्विंग ड्रज विद अ हार्ट so shrunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. अब क्योंकि कहते हैं कि पेशेंट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य हो, लगातार परसिस्टेंट, प्रिजर्विंग ड्रज, और जो बेहद मतलब उन चीज़ों को मतलब जो विद हार्ट सो श्रंकन, जिनका दिल इतना सिकुड़ जाता है, जो कि लगातार उस चीज़ के ऊपर मतलब उस चीज़ से हताश ना हो, लगातार मेहनत कर पाएँ, उन लोगों के लिए ये काम होता है जो रिजेक्शन स्लिप को झेल जाएं, मतलब वो इस बात को फील ना करें कि कोई जैसे मान लिया रिजेक्ट होकर के उनकी स्लिप्स आ जाती हैं, आप मान लिया कोई काम लिख करके भेजते हैं और उनको रिजेक्ट करके भेज दिया जाता है, तो रिजेक्शन का उनके लिए कोई मतलब नहीं रहता, ये उन लोगों का काम है। और जो वापस एकदम से ही एट वंस सेट्स, इस प्रकार के जो राइटर हैं वो एकदम से बैठ जाते हैं फिर से ही एट वंस सेट्स अबाउट, क्या हो रहा है, ही एट वंस सेट्स अबाउट, ठीक है। तो ये एकदम से बैठ जाता है वो ऐसा इंसान उसको दोबारा लिखने के लिए, मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, और उस प्रोज का जो उन्होंने लिखा है, जो पार्ट वो लिख पाए हैं उसको वो दोबारा से एक फ्रेश कॉपी उसकी बनाते हैं एंड सेंड्स इट टू अनदर एडिटर, और फिर दूसरे एडिटर के पास भेज देते हैं, एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जो हस्तलिपि जो उन्होंने हाथ से लिखा है उसके ऊपर पोस्टेज लगा करके वो भेज देते हैं। इट मीन्स यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहता है कि ये कॉमन आदमी के बस में नहीं है कि आप कोई काम करें और वो बार बार रिजेक्ट होकर आ जाए और फिर आप उसको धैर्य से स्वीकार करें और फिर से बैठ जाएं एक नई कॉपी बनाने के लिए, फिर वो रिजेक्ट होकर के आए। तो ये कहता है कि ऐसे जो पद्यांश लिखने वाले जो लोग हैं, जो प्रोज लिखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, जो लगातार काम करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, उनका ये काम है। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड, और ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू ने एक छोटी सी टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पीस, अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। तो उन्होंने क्या कहा है कि इस प्रकार के लोगों के लिए था कि द हिंदू ने एक छोटी सी अनाउंसमेंट की थी एक तुच्छ से कॉर्नर के अंदर, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, एक छोटी सी लघु कथा प्रतियोगिता थी, किसी ब्रिटिश पीरियडिकल ने की थी जिसका नाम था द एनकाउंटर। तो द एनकाउंटर ने ये शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट किया था, और जिसका उद्देश्य क्या था कि इस प्रकार के लोग जो लिखते हैं तो उन सब के लिए था कि वो अपनी जो कहानियाँ हैं वो भेजें और इस प्रतियोगिता में भाग लें। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉजंट ए नॉन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी। अब जेमिनी स्टूडियो के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, साहित्यकार थे, उनके बीच में ये कोई जानी पहचानी सी चीज़ नहीं थी द एनकाउंटर। आई वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल। मैं भी इसके बारे में नॉलेज लेना चाहता था कि ये कैसी पत्रिका है। बिफोर आई स्पेंड अ कंसीडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट, इससे पहले कि मैं पैसा खर्च करूं, पोस्टेज मोहर लगा करके अपनी हाथ से लिख करके स्टोरी को भेजूं इंग्लैंड में, तो मैं उसके बारे में नॉलेज लेना चाहता था कि ये किस प्रकार की सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार मतलब कहाँ से है, ये कौन है जिन्होंने ये लिखा है, तो ये पूरी नॉलेज वो लेना चाहते थे। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस। तो ये कहता है कि उन दिनों में ब्रिटिश काउंसिल जो लाइब्रेरी थी मेड्रॉस के अंदर, तो उसका एक एंट्रेंस था विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिसेज टू मेक यू फील यू आर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया। तो कहता है कि वहाँ पे साइन बोर्ड्स नहीं थे, ना कोई नोटिस लगा हुआ था कि आप एक ऐसे एरिया के अंदर जा रहे हैं, तो मतलब वहाँ से आपको पता नहीं चलता कि कहाँ लाइब्रेरी है, कहाँ क्या हिस्सा है। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाई रीडर्स। तो वहाँ पर जा कर के इसमें देखा
ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में कि द एनकाउंटर की फ्रेश कॉपीज़ पड़ी हुई थी जो किसी ने टच भी नहीं की थी रीडर्स ने, बिल्कुल फ्रेश थी। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम आई हर्ट अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट। लेकिन जब मैंने उसके एडिटर का नाम पढ़ा एनकाउंटर के, तो मन के अंदर, सिकुड़े हुए मन के अंदर एक घंटी बज उठी। इट वॉज द पोइट who had visited the Gemini studio। ये वही पोइट थे जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे। I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address। अब मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने एक लंबे समय से खोए हुए भाई को ढूंढ लिया है और मैं गाना गाने लग गया जैसे ही मैंने एनवेलप को बंद किया, सील किया और उसके ऊपर पूरा एड्रेस लिखा। I felt that he too would be singing the same song at the same time। और मैंने फील किया कि शायद वो भी इस समय यही गाना गुनगुना रहे होंगे बिल्कुल उसी टाइम पर। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। तो ये ऐसा क्यों फील करते हैं कि उस टाइम इसी समय वो भी वही गाना गा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा भारतीय फिल्मों में दिखाते थे कि काफ़ी लंबे समय से खोए हुए भाई भारतीय फिल्मों के अंदर एक दूसरे को पहचान लेते हैं वही गाना गा करके जो बचपन में वो गाते थे पहली रील के अंदर, और फाइनल में जब वो एक दूसरे से मिलते तो उसी गाने को गा करके वो पहचान लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम, स्टीफन स्पेंडर उनका नाम था। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन। और कई सालों के बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर आया, इट मीन्स जब मैंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ा और मेरे पास बहुत पैसा तो नहीं था लेकिन समय बहुत था, एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, तो कम कीमत पर कोई भी चीज़ अट्रैक्टेड माई अटेंशन, मेरा ध्यान आकर्षित करती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मेड्रोस माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। अब सड़क के फुटपाथ पर मेड्रोस माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, वहाँ पर एक ढेर लगा हुआ था ब्रांड न्यू बुक्स, बिल्कुल नई किताबों का, जिसकी कीमत थी, पाइल होता है माउंट, ढेर लगा हुआ, तो वहाँ पे इन किताबों की जो कीमत थी वो 50 पैसे ईच थी। अब एक्चुअली दे वर कॉपीज़ ऑफ द सेम बुक, वाकई में वो ज़्यादा अलग अलग बुक्स नहीं थी, वो एक ही बुक की अलग अलग प्रतियाँ थी। एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ऑरिजिन, और अमेरिकन उद्भव का एक शानदार कवर उसके ऊपर लगाया गया था। स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, और विशेष तौर पर जो ये छूट थी 50 पैसे में जो मिल रही थी वो बच्चों के लिए थी। इन कनेक्शन विद दिस 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी विद्रोह या रूसी जो क्रांति थी उसके 50 साल पूरे होने की खुशी में ये बुक थी। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड, और मैंने भी 50 पैसे दिए और एक कॉपी जो है उसकी उठा ली। किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, वो परमात्मा जो फेल हो गए। 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism। अब 6 प्रसिद्ध मैन ऑफ लेटर्स, इट मीन्स जो फेमस जो राइटर्स थे, उन्होंने 6 अलग अलग ऐसे लिखे हैं जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म इट मीन्स ये गॉड है उनके लिए, तो साम्यवाद जिसको वो देवता मानते हैं, उन्होंने वहाँ तक की अपनी यात्रा को लिखा है, वर्णन किया है। एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, और फिर कैसे भ्रमित होकर, मतलब कैसे वो वापसी उन्होंने की है इससे, वो वापस आ गए, उनको अच्छा नहीं लगा कम्युनिज्म, तो वो सब उन्होंने लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, कम्युनिज्म उनके लिए एक समय पर गॉड हुआ करता था, लेकिन बाद में दैट फेल्ड, जो फेल हो गया। एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कॉसलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर, तो ये अलग अलग राइटर्स हैं। एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कॉसलर, लुई फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, अब इनके बीच में एक नाम आया स्टीफन स्पेंडर। सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस, और अचानक से स्टीफन स्पेंडर का नाम सुनकर के इस किताब का जो महत्व था, जो सिग्निफिकेंस था, वो एकदम से बढ़ गया। स्टीफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, और अब इसको ध्यान आया कि स्टीफन स्पेंडर वो पोइट थे जो जेमिनी स्टूडियो आए थे। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय ए हेजी इल्यूमिनेशन, और एक ही पल के अंदर ऐसा लगा जैसे कहीं धुंधलाहट जो मेरे दिमाग की कोठरी के अंदर थी उसमें एकदम से रोशनी हो गई है। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। अब स्टीफन स्पेंडर
के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया थी जेमिनी स्टूडियो के अंदर, वो अब रहस्य नहीं रही थी। अब हम समझ गए थे कि वो क्यों आए थे। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री। जेमिनी स्टूडियो के बॉस का चाहे कुछ भी लेना देना ना उस स्पेंडर की पोइट्री के साथ, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन उसके उस परमात्मा के साथ जरूर था। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि परमात्मा के साथ भी नहीं था। इट मीन्स कम्युनिज्म से लेना देना जो था, अब इनको समझ में आया कि कौन कवि थे और उनका आने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि वो भी कभी कम्युनिज्म को उन्होंने माना है और अब उसके एंटी थे, और क्योंकि वहाँ के जो बॉस थे वो भी एंटी कम्युनिस्ट थे, तो इसलिए अब इनको एंड में समझ में आया कि वो वहाँ क्यों आए थे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। इन्होंने जो जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताया है कि जेमिनी स्टूडियो जो है फिल्म प्रोड्यूसिंग एक स्टूडियो हुआ करता था उस टाइम पे। डिफरेंट पीपल थे, ठीक है। वहाँ के बॉस कौन थे, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन था, थर्ड पे कौन था, उसके बाद बाकी लोगों का काम क्या था, राइटर का काम क्या था। तो हियर अशोकामित्रन जो है ही रिमेंबर्स हिज डेज, वो अपने दिनों को याद करते हैं व्हेन ही वाज इन जेमिनी स्टूडियो, जब वो जेमिनी स्टूडियो में हुआ करते थे। तो ये एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ डाउट लगे आप पूछ सकते हैं।